आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है इनकम अंडर द हेड सैलरी। देखो ये चैप्टर अपने आप में बहुत, अगर सेक्शन वाइज बात करें तो तुम्हें बस सेक्शन 15, 16 और 17 तीन ही सेक्शन डिस्कस करने हैं। तो सेक्शन वाइज अगर बात करें तो बहुत छोटा चैप्टर है, बट अंदर में छोटे छोटे बहुत सारे प्रोविजंस हैं। तो अगर हमारा कमांड उन शॉर्ट प्रोविजंस पे नहीं होगा तो ये चैप्टर बाद में जब तुम कंप्लीट नंबर करने जाओगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। सो इट्स माय रिक्वेस्ट कि आप अच्छे से कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें, सारे लेक्चर्स अटेंड करें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जैसे मैं बताया कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, इनकम अंडर द हेड सैलरी। बट आप लोग को याद होगा कि हमने अपने बहुत बार क्लासेस में डिस्कस किया है सेक्शन 14 के बारे में। सेक्शन 14 क्या बोलता है कि किसी भी एसएससी के टोटल इनकम को, एसएससी याद है ना, जिसपे कोई प्रोविजन लगता हो, जिसके इनकम टैक्स कैलकुलेट करने वाले हो, ठीक है, डिटेल हमने डेफिनेशन डिस्कस किया है। किसी भी एसएससी के टोटल टैक्सेबल इनकम को सेक्शन 14 5 भाग में डिवाइड करता है। कितना भाग में? 5 हेड्स में, है ना। पहला इनकम अंडर द हेड सैलरी, दूसरा इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, 3 हुए, चौथा कैपिटल गेन एंड पांचवा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब मान लो सपोज एक व्यक्ति है जो इन पांचों हेड में उसने जो इनकम अर्न किया वो इन पांचों हेड में नहीं आया, उसे टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन रुको रुको रुको, ऐसा कोई इनकम बना है नहीं जो इन पांचों हेड में ना आए, है ना। तो सारे इनकम जो तुम अर्न करते हो, चाहे वो लीगल हो इलीगल हो, सब टैक्सेबल है। उसके बारे में बात करेंगे। तो जो मैंने बोला बहुत बार डिस्कस भी क्या है उसे मैं लिख देता हूं, ठीक है। हमने क्या डिस्कस किया, इसे मैं नाम देता हूं टेक इट फ्रॉम एनटी, याद है ना, जो तुम्हें नवीन सर से लेना है। तो हमने क्या डिस्कस किया था, याद करो। फॉर द पर्पस ऑफ computation of total taxable income of an SSC, his total income या his और her दोनों, his total income is classified by कौन सा सेक्शन, सेक्शन 14 अंडर 5 हेड्स। और वो हेड्स कौन से हैं? दीज आर, पहले हेड का नाम है इनकम अंडर द हेड सैलरी, दूसरा कौन सा था? इनकम अंडर द हेड कौन सा बताओ? वेरी गुड, हाउस प्रॉपर्टी, है ना, जिसको हम पॉपुलरली एचपी इनकम भी बोलते हैं। तीसरा क्या था? प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, जिसको हम शॉर्ट में टीजीबीपी बोलते हैं, ठीक है। चौथा था कैपिटल गेन, और 5 जो बच गया सारे इनकम जो ऊपर में कवर नहीं हुए उनको हम बोलते हैं इनकम अंडर अदर सोर्सेस। देखो तुम कहीं जॉब कर रहे हो, सर्विस कर रहे हो, और अगर पैसे कमाओगे तो वो कहाँ टैक्सेबल? सैलरी में। अगर तुम्हारे पास कुछ घर है, कुछ हाउस प्रॉपर्टी है और तुमने उसको लेट आउट कर रखा है, रेंट मिल रहा है, वो कहाँ टैक्सेबल? हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। तुम बिजनेस करो या कोई प्रोफेशन जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, वो सारे कहाँ? टीजीपीपी में। अगर तुमने कोई कैपिटल एसेट बेच दिया, कैपिटल एसेट क्या होता है पढ़ेंगे, वो कैपिटल गेन में
और इनमें जो नहीं आया जैसे इंटरेस्ट ऑन योर बैंक बैलेंस, वो सारे कहाँ, फ्रॉम अदर सोर्सेस। हमारा आज का टॉपिक है इनकम अंडर द हेड सैलरी, है ना। ओके, सो अब देखो सैलरी किसको बोलते हैं, ठीक है। तो देखो मान लो ये मिस्टर एंटी नवीन है, ये हैं रिसीवर ऑफ सैलरी। मान लो ये है राहुल और ये है सर्विस प्रोवाइडर। राहुल क्या कर रहा है, नवीन को सर्विस दे रहा है और नवीन बदले में क्या कर रहे हैं, इनको कुछ कंसिडरेशन दे रहे हैं, है ना। कंसिडरेशन हो सकता है कि वो कैश में हो सकता है वो काइंड में हो, ठीक है। लेकिन ये जो कंसिडरेशन दे रहे हैं पक्का किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दे रहे होंगे, है ना। तो यानी कि मैं बोलूं कि कॉन्ट्रैक्ट या सर्विस कॉन्ट्रैक्ट ये हम किसके अंदर दे रहे हैं, किसी न किसी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दे रहे होंगे या सर्विस एग्रीमेंट के अंदर दे रहे होंगे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक एम्प्लॉय है वो किसी एम्प्लॉयर के लिए काम किया और उसे मंथली हमने क्या किया, मंथली कुछ पेमेंट कर दिया, है ना। यानी हमने क्या किया, कंसिडरेशन दिया, है ना। तो क्या ये कंसिडरेशन सैलरी है, अभी नहीं बोल सकते, कैसे पढ़ें। अगर तुम बोलोगे सर मंथली पेमेंट कर रहा सर्विस वाला तो सैलरी ही है, नॉट नेसेसरी। सोचो, तुमने सुना होगा एक आजकल कॉन्सेप्ट चला है एनुअल मेंटेनेंस वाला, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अपने कोचिंग में मान लो एसी है, सीसीटीवी है, कुछ जो बोलते हैं सर आपको हम एनुअली एसी का मेंटेनेंस करेंगे, हम एनुअली इतना फीस लेंगे, ठीक है। वो एनुअली फीस ले रहे हैं, एनुअली फीस को फिर मंथली ब्रैकेट में डिवाइड कर देते हैं। से मैंने उनको बोला ठीक है आपको एनुअली में 30,000 दूंगा, इट मींस कि आई एम पेइंग 25,000 पर मंथ फॉर मेंटेनेंस ऑफ ऑल द एसीज। ये भी तो एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना। मैं वो मुझे क्या दे रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं और मैं उनको बदले में क्या दे रहा हूं, मैं उनको बदले में क्या दे रहा हूं, पेमेंट दे रहा हूं। तो क्या वो मेरे उनको जो मैंने पेमेंट दिया वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। इस चीज का आंसर इस बात पे डिपेंड करता है कि वो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किस नेचर का है। तो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट कितने नेचर का होता है बताऊंगा। तो नेक्स्ट आते हैं, देखो जितने भी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना वो बेसिकली दो तरह के हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो तुम लोग भी तो हमें मंथली, कभी कभी एनुअली, कभी कभी पैकेज में फीस भरते हो और हम भी तो तुम्हें सर्विस देते हैं। तो ये थोड़ा कि तुम मुझे आके बोलो सर अपना सैलरी लो, आप हमें आके क्या बोलते हो सर फीस लो। तो जो तुम हमें पेमेंट कर रहे हो इज इट सैलरी, आंसर है नहीं। तो सर फिर सैलरी कब होगा वही बताने वाला हूं। तो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है वो दो तरह का हो सकता है, एक को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। आई होप मेरी बात समझ में आई। और दूसरे को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। पहले को क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, और दूसरे को क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। अब देखो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और कौन सा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ क्या बोलते हैं उसको, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कंट्रोल कौन कर रहा है। यानी कि अगर मैं बोलूं ये किस बात पर डिपेंड करता है, कंट्रोल ओवर द मेथड ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। अगर मान लो कंट्रोल जो सर्विस प्रोवाइडर है, कंट्रोल कौन कर रहा है, सर्विस रिसीवर या तो कंट्रोल कर रहा होगा या सर्विस रिसीवर
इस मेथड ऑफ डूइंग वर्क को कंट्रोल नहीं कर रहा होगा। अगर कंट्रोल कर रहा है यानी यस है तो इसको हम बोलते हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप। देखो जगह नहीं बल्कि मैं ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है। और अगर ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप है तो इसी को हम बोलते हैं, इस कंसिडरेशन को हम बोलते हैं सैलरी, ठीक है। और अगर नहीं है तो ये हम सैलरी, इसे हम सैलरी नहीं बोलते। ये टैक्सेबल सैलरी हेड में नहीं होता। कहां होता है? इनकम अंडर अदर सोर्सेस होता है। तो हमने क्या सीखा कि जब कंट्रोल होगा किसका, अगर कंट्रोल नहीं होगा तो इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज। और अगर कंट्रोल होगा, क्या होगा? कंट्रोल ओवर द डूइंग अ वर्क, जो हमने यहां लिखा कंट्रोल ओवर मेथड ऑफ डूइंग वर्क अगर होगा तो इसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। एंड इसका जो कंसिडरेशन होगा उस कंसिडरेशन को हम क्या बोलेंगे? सैलरी। एंड ये कहां टैक्सेबल होगा? ये टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी। तो आई होप समझ में आया। कोई भी जो कंसिडरेशन सर्विस के बदले में मिलता है वो सैलरी हेड में जाएगा या नहीं जाएगा, वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है या कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है। जैसे कि अगर मान लो, एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लो ये मिस्टर रोशन है और इनके पास एक कार है। इस कार को इन्होंने एक मैकेनिक को से अमृत को ये कार दिया, किस लिए? रिपेयर करने के लिए, ठीक है। किसने दिया? रोशन ने अपना कार दिया और इसने यानी कि मैकेनिक ने कार का क्या किया? रिपेयर किया। यानी कि अगर मैं बोलूं क्या दिया इसने? सर्विस दिया। अब मुझे बताओ रोशन का इस रिपेयरिंग में सर्विस पे कंट्रोल था क्या? थोड़ा ना बताइए तुम्हें कैसे रिपेयर करना है, क्या रिपेयर करना है, कब रिपेयर करना है, कब करना बता सकते, पर कैसे रिपेयर करना वो तो अमृत यानी मैकेनिक जानेगा। यानी कंट्रोल है क्या? तो आंसर है नहीं सर, कंट्रोल नहीं है। तो ये जो इसके बदले में, रिपेयर के बदले में जो कंसिडरेशन मिलेगा या कंसिडरेशन जो रोशन पे करेंगे, ये कंसिडरेशन सैलरी कहलाएगा क्या? तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? नहीं सर, ये सैलरी नहीं कहलाएगा। कोई डाउट? क्यों नहीं कहलाएगा? ये कंट्रोल ओवर द वर्क में नहीं था, कंट्रोल नहीं था किसका? सर्विस रिसीवर का। कोई डाउट? नो डाउट सर। ओके, एक और एग्जांपल में आते हैं। मान लो ये एंटी है यानी कि एक पर्सन है और एक कंपनी है से एक्स लिमिटेड। ये इस कंपनी के अकाउंटेंट है और कंपनी इनके सर्विस के बदले में, अकाउंटेंट है मतलब ये क्या दे रहे हैं? सर सर्विस दे रहे हैं। और बदले में कंपनी क्या दे रही है? सर कंसिडरेशन। मैं बार बार कंसिडरेशन वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं? क्योंकि जो पैसा देते, जो हम देते हैं कंसिडरेशन, दैट मे बी इन कैश और दैट मे बी इन काइंड। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग, नॉट यूजिंग कैश, रादर आई एम यूजिंग कंसिडरेशन वर्ड। ओके, तो मुझे बताओ कि ये जो सर्विस दे रहे हैं, ये जो सर्विस दे रहे हैं, इस सर्विस पे क्या एक्स लिमिटेड का कंट्रोल है क्या? आंसर है हाँ। ये वही काम करेंगे जो इनको एंटी लिमिटेड बताएगा। इसका मतलब इनका कंट्रोल है, और कंट्रोल है तो ये जो कंसिडरेशन है इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम सैलरी बोलेंगे। तो आई होप मेरी बात समझ में आई कि सबसे पहला जो फीचर है कि कौन सा कंसिडरेशन सर्विस के बदले मिलने वाला कंसिडरेशन सैलरी हेड में आएगा, कौन सा नहीं आएगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि जो कंसिडरेशन हमें मिल रहा है और जो हम सर्विस दे रहे हैं, सर्विस देने के बदले जो कंसेशन मिल रहा है, क्या उस पे सर्विस रिसीवर का कंट्रोल ऑन डूइंग वर्क और मेथड ऑफ डूइंग वर्क है क्या? ओके, आई होप समझ में आया। यस सर, समझ में आया।
देखो अगर समझ में आया तो देखो, देयर आर वेरियस, एक मिनट, हाँ इसको दूसरा तरीके से लिखते हैं, मैं एग्जाम्पल बता देता हूं। ओके, एग्जाम्पल आते हैं, व्हेन देयर इज नो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, इसे हम बहुत बार मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप भी बोलते हैं। ठीक है, तो व्हेन इज नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, अगर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, ठीक है, जिसे हम और प्रिंसिपल टू एम्प्लॉयर रिलेशनशिप, व्हेन देयर इज नो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप, यानी कि और अगर इनके बीच में प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल रिलेशनशिप है, लाइक ऐसे कौन कौन होते हैं? ऐसे हो सकता है पार्टनर ऑफ फॉर्म, यानी कि सैलरी रिसीव्ड बाय अ पार्टनर फ्रॉम फॉर्म, ये सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होता। क्यों नहीं होता? यहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है। और कोई एग्जांपल सर? यस, नॉन एग्जीक्यूटिव, आपने सेकेंड सेमेस्टर में लॉ के अंदर पढ़ा था, दो तरह के डायरेक्टर होते हैं, एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव। जितने भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं उनको जो पैसा मिलता है वो भी सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होता। सिमिलरली जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनको भी पैसा मिलता है, बट दे आर नॉट द एम्प्लॉइज ऑफ गवर्नमेंट, वो रिप्रेजेंटेटिव हैं और वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज नहीं है, इसीलिए उनके जो पैसे मिलते हैं वो सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट, गेस्ट लेक्चर एक्सेट्रा, ये जितने भी हैं, ये जितने भी हमने पढ़ा, ये लोग नॉट टैक्सेबल इन हेड सैलरी, इनके रेमुनरेशन या कंसिडरेशन सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं हो। इवन दो ये सैलरी के भले ही नाम से सब बोलते हैं ना सैलरी टू पार्टनर अकाउंट्स में, बट पार्टनर ऑफ फॉर्म याद करो, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, दोनों प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल रिलेशनशिप में है। कौन सी किस में है? प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल रिलेशनशिप है, बट होना क्या चाहिए? एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए। दैट्स व्हाई ये सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं है। तो आई होप समझ में आया सैलरी किसको बोलते हैं। यस सर, ओके। अब देखो सैलरी जब समझ में आया तो आज आते हैं सैलरी की मीनिंग क्या है। मैं जो सैलरी की मीनिंग बता रहा हूं ये जनरल मीनिंग बता रहा हूं, ठीक है, डेफिनेशन इज डिफरेंट। मैं क्या बता रहा हूं बच्चों? मीनिंग ऑफ सैलरी बता रहा हूं। ये जो मीनिंग ऑफ सैलरी है दिस इज नॉट डेफिनेशन, डेफिनेशन समथिंग डिफरेंट, ओके। तो हम बोल सकते हैं सैलरी क्या है? सैलरी मीन्स एनी रेमुनरेशन, कोई भी रेमुनरेशन पेड बाय एन एम्प्लॉयर to his employee in consideration of his services, बट याद रखना ये एज पर टर्म्स ऑफ सर्विस होना चाहिए। इसका मतलब क्या है बता रहा हूं, इज कॉल्ड सैलरी। देखो मैंने ये बताया कि सैलरी क्या है, एनी रेमुनरेशन, कोई भी रेमुनरेशन। सर रेमुनरेशन मतलब ये मे बी तुम्हारा कैश में हो, मे बी काइंड में हो, कोई भी रेमुनरेशन जो कौन पे कर रहा है? सर एम्प्लॉयर पे कर रहा है। किसको? एम्प्लॉई को।
लेकिन एज पर टर्म्स ऑफ सर्विसेज पे कर रहा है, देन इट इज कॉल्ड एज सैलरी। ठीक है। अगर मान लो एम्प्लॉयर ने ड्यूरिंग द जॉब, ड्यूरिंग द वर्किंग आवर एम्प्लॉय को रिफ्रेश होने के लिए चाय पिलाया, जिसकी कॉस्टिंग मान लो से महीने की 3000 है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सैलरी। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर ने कुछ गिफ्ट दिया, नॉट बिकॉज ऑफ टर्म्स ऑफ सर्विसेज, इट इज बिकॉज दोनों अच्छे दोस्त थे, इट इज नॉट सैलरी। ठीक है, बिकॉज ये एज पर द टर्म्स ऑफ सर्विस नहीं था। समझ में आया? यस सर। ओके, तो अब देखो जो सैलरी है, हो सकता है सैलरी हमें मिले ड्यूरिंग द जॉब और पॉसिबल है कि ये हमें मिले आफ्टर रिटायरमेंट। तो सैलरी कब क्या हो सकता है सर? सैलरी हमें 2 टाइम में मिल सकता है। कब कब? पहला, ड्यूरिंग द जॉब मिल सकता है, और दूसरा आफ्टर रिटायरमेंट। सर आफ्टर रिटायरमेंट भी सैलरी मिलता है? देखो, हमने ऊपर अभी क्या पढ़ा, कोई भी कंसिडरेशन जो एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को मिले फॉर फॉर द सर्विसेज एंड एज पर द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, वो सैलरी है। वो कब मिला है दैट इज डिफरेंट इशू। सर इसका एग्जांपल दे सकते हो? हाँ, ये जो ड्यूल सर्विस होता है ये हो सकता है कैश में हो, जैसे कि तुम्हारा बेसिक सैलरी, जैसे कि अलाउंसेस, ये सब क्या होता है हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ये हो सकता है काइंड में हो, जैसे कि फ्री लंच, जैसे कि देखना जो रेलवे में काम करते हैं उनको रेलवे अपना हॉस्पिटल खोलता है, मेडिकल फैसिलिटी देता है ना, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटी। आफ्टर रिटायरमेंट का सर एग्जांपल तुमने सुना होगा, जब कोई रिटायर करता है तो उसे एक फंड मिलता है, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, इन सब का तुमने नाम सुना होगा, हालांकि हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। पेंशन, पेंशन कब मिलता है? आफ्टर द रिटायरमेंट मिलता है, बट स्टिल इट इज अ सैलरी। ओके, अगर एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को मिला। कोई डाउट है यहां तक? सर नो डाउट, आई होप समझ में आया। यस सर, तो आगे बढ़े। अगर आगे बढ़े तो एक एग्जांपल और मैं देता हूं, तुम मुझे बताओ ये सैलरी है या नहीं है। मान लो ये नवीन है और ये जीएम यूनिवर्सिटी है। नवीन जीएम कॉलेज के लिए क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं। ये पूरा काल्पनिक एग्जांपल है, मैं करता नहीं हूं, और बदले में जीएम इनको कुछ कंसिडरेशन देता है। अब मुझे बताओ, क्या ये कंसिडरेशन सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा? तो तुम्हारा काम क्या है, चेक करना कि सर मुझे बताओ एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप है क्या? आंसर है नो, तो नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। को डाउट? नो डाउट। चलो ठीक है फिर, आई होप सैलरी क्या है ये कॉन्सेप्ट तो अच्छे से समझ में आया, आया ना? यस सर, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ओके, अब आ जाते हैं कुछ स्पेशल फीचर्स। फीचर्स बोल लो, स्पेशल पॉइंट्स बोल लो ऑफ सैलरी। देखो इनका डिटेल नोट्स तुम्हें क्लास से मिलेगा, तो मैं यहां जस्ट तुम्हें समझा रहा हूं, डिटेल नोट्स वगैरह नहीं दे रहा। ठीक है? यस सर। ओके, तो पहला है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई रिलेशनशिप इज मस्ट। इन दोनों के बीच में, यानी किसके किसके बीच में? सर्विस प्रोवाइडर
and service receiver, ऐसा लिखते हैं, इन बिटवीन सर्विस प्रोवाइडर एंड सर्विस रिसीवर there must be employer and employee रिलेशनशिप। मान लो ये है मिस्टर यशराज प्रोडक्शन, ये यशराज प्रोडक्शन वाले हैं और ये मान लेते हैं आलिया भट्ट है। इन्होंने इसको अपॉइंट किया, ठीक है, फॉर एक्टिंग। तो ये क्या देगी सर? सर्विस। ये क्या देंगे सर? कंसिडरेशन। अब मुझे बताओ, क्या ये जो कंसिडरेशन मिला सैलरी है कि नहीं है? ये इस बात पर डिपेंड करता है कि ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है या नहीं है। अगर मान लो आलिया सिर्फ 3 साल के लिए आई और यशराज प्रोडक्शन बोलता है कि हम तुम्हें ईयरली इतना पैकेज देंगे, तुमसे ये जो जो काम करें करना, देन इट इज सैलरी। ये पर मूवी पैसे दे रहे हैं, दैट देन इट इज नॉट सैलरी, है ना? तो आई होप समझ में आया। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। दूसरा पॉइंट है सैलरी एंड वेजेस। देखो जनरली नॉर्मल लाइफ में सैलरी और वेजेस को हम थोड़ा डिफरेंस मानते हैं ना। सैलरी किसको होते हैं? ऐसा हम बोलते हैं कि ऑफिशियल वर्क जो करता है उसको हम सैलरी बोलते हैं, जो फिजिकल एफर्ट करता है उसको वेजेस बोलते हैं। बट इनकम टैक्स में सैलरी हेड पढ़ते वक्त या इनकम टैक्स पढ़ते वक्त इन दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है, यानी कि नो डिफरेंस। वो सैलरी के नाम से तुम्हें मिले या वेजेस के नाम से मिले, बोथ आर सेम। नो डिफरेंस बिटवीन सैलरी एंड वेजेस। तीसरा, देखो एम्प्लॉयर कौन हो सकता है? तो याद रखना एम्प्लॉयर कैन बी, वो कोई भी हो सकता है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, कोई कंपनी हो, गवर्नमेंट हो, लोकल अथॉरिटी हो, कोई भी एम्प्लॉय हो सकता है। ओके, यहां तक कोई डाउट? अगर मान लो सैलरी फ्रॉम मोर देन 1 एम्प्लॉयर मिला, ठीक है, तो सारे के सारे ऑल कंसिडरेशन received is taxable under this head, ठीक है। अगर एक से मिले, 2 से मिले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब के सब कंसिडरेशन जो सर्विस के बदले मिला है वो इस हेड में टैक्सेबल होगा। बस जो ध्यान देने वाली बात ये है कि उनके बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है। सर समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल देके बताओ। ओके, एक एग्जाम्पल देखो। मिस्टर नवीन is working as chief accountant of NT Limited, getting salary rupees 1 lakh per month and also doing a part-time job under Mr. X
getting remuneration of ₹50,000 पर मंथ। तो इनकी टैक्सेबल सैलरी कितनी हो जाएगी? पहला, फ्रॉम एंटी लिमिटेड से कितना मिला? सर 1 लाख मिला है ना, तो कितना हो गया? 12 लाख। और फ्रॉम एक्स से कितना मिला? सर 50,000 पर मंथ करके मिला। समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। तो टोटल कितना हो गया? 18 लैक्स। ठीक है, ये हो गया सैलरी। ये जितने एग्जाम्पल है काल्पनिक है, ठीक है। कोई डाउट यहां तक? नो सर। नेक्स्ट पॉइंट है टैक्स फ्री सैलरी। देखो, अगर बहुत बार क्या होता है, कुछ कुछ एम्प्लॉयर बोलते हैं कि हम आपको टैक्स फ्री सैलरी देंगे। टैक्स फ्री सैलरी देंगे मतलब आपका टैक्स हम काट के ऑलरेडी गवर्नमेंट को भर देंगे, आपको जो पैसा देंगे उस पर आपको टैक्स नहीं भरना। ऐसा कुछ नहीं होता। जब भी टैक्स फ्री सैलरी मिलेगा, जो उन्होंने टैक्स आप काट के भर दिया वो भी आपके सैलरी में ऐड होगा, एंड हमें यहाँ पर ग्रॉस सैलरी कंप्यूट करना है। यानी कि हमने क्या सीखा? ग्रॉस सैलरी इज टैक्सेबल, hence any amount deducted by employer is added back। ठीक है। एग्जाम्पल, मिस्टर पुरोहित गेट्स 50,000 per month। His employer has already deducted। उसके एम्प्लॉयर ने क्या क्या काट लिया? एक लोन टेकन बाय पुरोहित 20,000, और क्या काट लिया? मान लो टीडीएस काट लिया 10,000। तो टैक्सेबल सैलरी कितनी हो जाएगी? 50,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000, यानी कि 80,000। ये वो सैलरी है जो इनको इन हैंड मिला, इनको घर ले जाने के लिए मिला। ये सारे डिडक्शंस हो चुके थे। ये कौन से थे? जो एम्प्लॉयर ने डिडक्ट कर लिए थे वो भी हमने वापस प्लस कर दिया, क्योंकि हमें ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी निकालनी है। कोई डाउट यहाँ थे बच्चों?